नाउ अब हम बात करते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन कैसे है। किसी भी सिस्टम के अंदर जो भी कोई सिस्टम हम लेते हैं उस सिस्टम के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी होती है। दो फॉर्म के अंदर एनर्जी होगी, या तो पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस किस फॉर्म में हो सकती है कि आपस में इंटर मॉलिक्यूलर एनर्जी के एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो आपस में बॉन्ड बने हुए हैं सभी एटम्स के, या फिर इंट्रा मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी जिसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं कि जो न्यूक्लियस जो है वो बाइंड करके रखता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में घूमते हैं तो वहां पे वो न्यूक्लियर एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी किसको बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि मोमेंट की वजह से, मोमेंट उसके पार्टिकल या तो वाइब्रेट करते हैं या रोटेट करते हैं या फिर ट्रांसलेशन होती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एनर्जी हो। तो ये सब टाइप की एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी के अंदर आती हैं, जिसमें हम इंटरनल एनर्जी जो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और ये स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है हम अभी जस्ट बात करते हैं। तो देर इज नो चेंज इन द केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो है इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट दोनों उसकी सेम होती हैं साइकिल में घूम। जो इसका सिस्टम स्टेट फंक्शन है उसको हम दो तरीके से इसकी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे एनर्जी को चेंज कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि मैकेनिकल वर्क किया जाए। जैसे कि हम मक्खन से सॉरी दही से हम मक्खन निकालते हैं, दूध को जो है जमा के उसका दही बनता है और फिर मक्खन निकालते हैं, जैसे मधानी काम करती है। ऐसे रोटेट कर दिया, ये हमने एक सिस्टम ले लिया, इंसुलेटेड सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर हम पार्टिकल्स को रोटेट कर देते हैं। इस केस में हमने वाटर लिया है, पैडल के साथ हमने उसको घुमा दिया है। तो वहां पे क्या होगा, घूमने से जैसे कि माइक्रोवेव होता है, वो वेव क्या करते हैं, वाटर मार्क पार्टिकल्स को वाइब्रेशन में ले आते हैं। जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होती है वो उतना ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो माइक्रोवेव का केस सभी ने देखा होगा या मधानी का केस देखा होगा। जैसे जैसे हम उसकी मूवमेंट करते रहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने टी बी जो है टेम्परेचर बाद का लिया है और टी ए टेम्परेचर हमारा पहले का इनिशियल टेम्परेचर है। तो बाद का टेम्परेचर ज्यादा होगा, सो टी बी इज ग्रेटर देन टी ए। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टी बी माइनस टी ए। डेल्टा टी की वैल्यू जो है इस केस में पॉजिटिव आ जाएगी। टेम्परेचर चेंज हुआ है यानी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, और इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू की वैल्यू यू बी माइनस यू ए हो जाएगी। दूसरे तरीके से हम बात करें कि भाई हमने इसके अंदर कोई इमर्सन, जो पानी गर्म करने वाली रोड है, इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर वो रोड ही लगा दी, फिट कर दी। फिट करने के बाद इसमें क्या होगा, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इसको जो है क्या कर दिया, दे दिया, और यहाँ पे पानी गर्म हो जाएगा। हीट बाहर नहीं निकली, यानी एडियाबाइटिक प्रोसेस हमने यूज कर लिया, आइसोलेटेड सिस्टम हमने यूज कर लिया। तो सेम केस डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टी बी माइनस टी ए। तो इसकी जो एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए, यानी यू बी माइनस यू ए एडियाबाइटिक प्रोसेस है, तो वर्क डन कितना एडियाबाइटिक प्रोसेस के ऊपर किया है, वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, इस बात से हमें क्या पता चलता है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो हम किसी सिस्टम की चेंज कर सकते हैं। ओके, अब इसका हम एक्सप्रेशन निकालते हैं आइसोथर्मल वर्क डन का। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के बाद इरिवर्सिबल वर्क डन निकालना है हमने। इरिवर्सिबल का मतलब समझते हैं। तो इरिवर्सिबल के केस में जैसे कि हमने एक आइडियल गैस सिलेंडर के अंदर हमने डाल दी, और सिलेंडर के ऊपर हमने एक पिस्टन लगा दिया जो कि वेटलेस भी है और फ्रिक्शनलेस भी है। ठीक है, ये हमारे पास पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर हमने यहाँ पे आइडियल गैस भर दी है और इसका वॉल्यूम है V1। क्या होगा कि ये गैस जो है एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करने से क्या होगा, जितना हम एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर से लगाया है,
ये उस प्रेशर का गैस अपोज करेगी और अपोज करने के बाद जो है हमारा पिस्टन जो है शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो कितना ऊपर गया है, पहले इस लेवल पे था, अब इस लेवल पे चला गया है, यानी ये डी डिस्टेंस हमारा पिस्टन ऊपर चला गया है। तो पिस्टन ऊपर जाने से कितना कितना जाएगा, जितना हमने एक्सटर्नल प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई किया था। तो इसका वॉल्यूम हो गया V2। अब इसका हम एक्सप्रेशन देखते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, काम क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। तो फोर्स इसमें क्या है, अपोजिंग फोर्स आ रहा है, हम गैस की तरफ से फोर्स निकाल रहे हैं, तो वो अपोजिंग फोर्स है, तो हमें माइनस का साइन इसके साथ लगाना है। तो फोर्स माइनस का साइन के साथ यहाँ पे आ गया और इसके साथ हमने डी डिस्प्लेसमेंट रख दिया। फोर्स जो होता है दैट इज, इसको छोड़ दीजिए, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्रेशर पर प्रेशर इनटू एरिया, कितना प्रेशर लगाया कितना एरिया है। तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स का हो गया, इनटू डी जो है हमारे पास आ गया। और जो डी ए और डी एरिया और डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो हमारा वॉल्यूम बन जाता है। तो ये वॉल्यूम आ गया। तो P एक्सटर्नल जितना हमने अप्लाई किया मल्टीप्लाई बाई चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा V। तो हमारा पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, यानी कितना वॉल्यूम हमारा चेंज हुआ। ये हमारा हो गया वर्क डन का एक्सप्रेशन आइसोथर्मल के लिए इरिवर्सिबल वर्क डन के फॉर्म में। अब हम इसके साइन की बात करेंगे। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क डन के केस में हम बात करें, अलग अलग तरीके के जो डिफरेंट प्रोसेस हैं वर्क डन, अगर बात करेंगे वर्क डन इन केस ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम में बात करेंगे तो जो अपोजिंग फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। तो जो एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होने से क्या होगा, हमारा वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि P की वैल्यू प्रेशर जो है यहाँ पे जीरो हो गया। यहाँ पे कल्ला P है और ये डेल्टा V है। इसका अभी हम कंपैरिजन बताता हूं मैं। आइसोबारिक के केस में डेल्टा P जीरो होता है, न कि P जीरो होता है। डेल्टा P यानी चेंज इन प्रेशर जीरो हुआ है, प्रेशर तो है वहां पे, प्रेशर है वहां पे, दैट मीन्स P की वैल्यू कुछ होगी। तो P की वैल्यू कुछ होगी तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। इन केस ऑफ आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में डेल्टा V यानी वॉल्यूम चेंज नहीं किया हमने, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। अब चेंज इन वॉल्यूम जीरो है यानी V2 माइनस V1 जीरो हो गया। तो ये वाली वैल्यू जीरो आने से फिर जीरो के साथ P टकराएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी वर्क डन इस केस में जीरो हो जाएगा। सो वैक्यूम में वर्क डन जीरो है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन जीरो है, और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वर्क डन जीरो नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है।